हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी लेकर के आया हूं आज आपके सामने एक बहुत कॉमन और डेडली डिजीज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत कॉमन और डेंजरस डिजीज है। लास्ट ईयर वर्ल्ड वाइड 4.6 मिलियन पीपल एक्सपायर हुए हैं ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। और ट्यूबरकुलोसिस के कई फेस हैं, ये कई तरीके से प्रेजेंट करती है और इसके लक्षणों को पहचानना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकती है, टॉप टू बॉटम एक्सेप्ट हेयर एंड नेल। ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है और किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। तो मेरे पास लगातार रोज पेशेंट आते हैं ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज को लेकर के, जो 2-2 महीने से परेशान है और डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा है कि ये ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है, टीबी की दवाइयां दे या नहीं दे, फीवर क्यों नहीं उतर रहा है। तो इसलिए ट्यूबरकुलोसिस को डिटेल में समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आज मैं आपको ट्यूबरकुलोसिस के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्यों होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको कैसे प्रिवेंट करना है, हम क्या करें जिससे टीबी हो ही ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो ट्यूबरकुलोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं वो कौन कौन से सिम्टम्स के साथ में प्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जो ज्यादातर पेशेंट होते हैं वो ये कहते हैं कि उनको शाम को बुखार आता है, जो कि इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर या नाइट में आता है और ठंड लग के आता है जनरली, और स्वेटिंग भी होती है उसमें। जनरली ये जो फीवर होता है लो ग्रेड टेम्परेचर होता है, हल्का बुखार होता है। जैसे पेशेंट कहते हैं उनका बुखार 99, 99.5 या 100 तक जाता है, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाता। तो फीवर एक पहला लक्षण है टीबी का। दूसरा लक्षण भूख ना लगना। जो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं टीबी के, वो ये ऐसा कहते हैं कि उनको भूख बिल्कुल नहीं लगती, खाने का मन नहीं करता, मुंह में टेस्ट नहीं आता। तो भूख ना लगना टीबी का दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण वजन में लगातार गिरावट का होना। जो इस तरीके के पेशेंट होते हैं वो इस तरीके का हिस्ट्री भी कभी कभी देते हैं कि वो कई समय से उनको वेट लॉस हो रहा है और वो ठीक से खा भी नहीं पा रहे हैं। जैसे उन्होंने जिम ज्वाइन किया है तो इंस्ट्रक्टर ने बोला है कि आप वेट लॉस कीजिए, लेकिन वेट तो हम लॉस कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वेट अपने आप बहुत तेजी से लॉस हो रहा है और शाम को बुखार भी आ रहा है और भूख भी नहीं लग रही। तो ये तीसरा लक्षण है वेट लॉस। चौथा लक्षण है खांसी का होना, कफ का होना। ये जो लक्षण है ये पल्मोनरी टीबी में ज्यादा कॉमन है। जैसे जो लंग्स की टीबी होती है, जिसको हम पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स खांसी के साथ में प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो हमारी अलग अलग तरीके की टीबी होती है उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे जो गांठों की टीबी होती है उसमें सर्वाइकल रीजन, गर्दन में कुछ गांठें, लिम्फ नोड्स मिल सकती हैं, या आर्म पिट में एक्जिला में लिम्फ नोड्स मिल सकते हैं, या जेनेटल एरिया के आसपास जिसे हम इन्वाइनल रीजन बोलते हैं, वहां पे लिम्फ नोड या गांठें मिल सकती हैं, तो हम इसको लिम्फ नोड वाली टीबी बोलते हैं। और 2 कॉमन साइट और भी हैं जिसमें लिम्फ नोड टीबी होती है। जैसे दोनों लंग्स के बीच में जो मिडेस्टाइनम वाला एरिया होता है और जो एब्डोमेन वाला एरिया होता है, उसमें भी लिम्फ नोड टीबी बहुत ज्यादा कॉमन है। तो लिम्फ नोड टीबी के पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं कि उनको स्वेलिंग हो रही है गर्दन में या आर्म पिट में या जेनेटल एरिया के आसपास। इसके बाद जो यूटेराइन टीबी होती है या जेनेटल एरिया की टीबी होती है, तो जनरली फीमेल्स प्रेजेंट करती हैं इनफर्टिलिटी के साथ। इनफर्टिलिटी होती है अगर 1 साल तक भी किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो इस तरीके की जो पेशेंट होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, प्रेजेंट करती हैं, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं और बचपन में भी उनको हिस्ट्री था, एक बार खांसी जुकाम हुआ था, बट किसी ने टीबी की दवाई शुरू नहीं करी। तो वो जो टीबी होती है वो लेटेंट टीबी के फॉर्म में रहती है और वो इनफर्टिलिटी के साथ में प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो टीबी है वो होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में। जो कॉमन कैटेगरी है वो है टीबी प्लूरेसी। जो लंग्स के बाहर प्लूरा होती है, जो लंग्स के बाहर का स्ट्रक्चर है उसमें पानी आ जाता है, फ्लूइड आ जाता है, तो उसे हम टीबी प्लूरेसी बोलते हैं। इसके बाद जो एब्डोमिनल टीबी होती है, पेट की टीबी होती है, उसके पेशेंट जनरली प्रेजेंट करते हैं कि कभी कब्जी रहती है, कभी लूज मोशन होता है, पेट में दर्द होता है, भूख नहीं लगती, और इस तरीके के सिम्टम्स के साथ में पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं एब्डोमिनल टीबी के। इसके बाद हमारी टीबी होती है ब्रेन की टीबी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टीबी। उसके पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि जैसे हेडेक रहता है, वॉमिटिंग रहती है, चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, और ये नेक का टाइट होना भी उसका एक लक्षण होता है। तो उसको हम बोलते हैं CNS टीबी या मेनिंजियल टीबी। इसके बाद आई की टीबी होती है, आंखों की टीबी। इसमें सडन ऑनसेट ऑफ लॉस ऑफ विजन देखने को मिलता है,
अचानक से आंखों की रोशनी कम हो जाती है और धुंधलापन आ जाता है आंखों में, तो आंखों की टीबी का ये लक्षण होता है। इसके बाद हमारे किसी भी ऑर्गन की टीबी हो सकती है। मोटे तौर पे बस ये जानना जरूरी है कि जिस भी ऑर्गन की टीबी होगी उसी के लक्षण देखने को मिलते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। इसको डायग्नोस करने से पहले मैं टीबी के प्रकार बताना चाहूंगा, तभी हम टीबी को डायग्नोस कर पाएंगे कि कितने तरीके की होती है। तो टीबी के मेनली दो प्रकार होते हैं, एक होती है पल्मोनरी टीबी, दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी मींस लंग्स, तो पल्मोनरी मींस लंग्स की टीबी। जो लंग्स की टीबी के पेशेंट होते हैं उनमें जब हम एक्सरे कराते हैं या फिर सीटी स्कैन कराते हैं तो हमें कुछ पैची ओपेसिटीज मिलती हैं लंग्स के अंदर। वो हम उसका बलगम में टीबी के बैक्टीरिया का जांच कराते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पुटम फॉर AFB। बलगम में टीबी के कीटाणु का जांच, एसिड फास्ट बेसिलाई का जांच, तो वो हम करते हैं तो पॉजिटिव आता है तो हम उसे पल्मोनरी टीबी की श्रेणी में रखते हैं। पल्मोनरी टीबी में अगर पेशेंट के कभी बलगम में नहीं आता है कीटाणु टीबी का पॉजिटिव और एक्सरे या सीटी स्कैन में ओपेसिटी आती है तो हम उसका ब्रोंकोस्कोपी दूरबीन का जांच करके बलगम इकट्ठा कर सकते हैं लंग्स के अंदर से, जिसे हम ब्रोंकोएल्वियोलर लवाज कहते हैं। वो ज्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव है बलगम की तुलना में, तो उसको हम लैब में भेज देते हैं और उसमें भी वही टेस्ट होता है जिसे हम एसिड फास्ट बेसिलाई बोलते हैं। अगर AFB में कुछ नहीं आ रहा है एसिड फास्ट बेसिलाई में, तो आजकल एडवांस टेस्ट आ गए हैं जिसे हम जीन एक्सपर्ट बोलते हैं। तो जीन एक्सपर्ट और भी ज्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक है। अगर हम बाल के अंदर कर रहे हैं ब्रोंकोएल्वियोलर लवाज के अंदर, तो टीबी को पूरे चांसेस रहते हैं कि टीबी का डायग्नोसिस बन जाता है अगर हमने दूरबीन की जांच ब्रोंकोस्कोपी करी है, बलगम निकाली है, उसमें जीन एक्सपर्ट का टेस्ट हमने लगाया है। तो इस तरीके से हम जो है पल्मोनरी टीबी के पेशेंट को डायग्नोस करते हैं। इसके बाद आते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ये तो पल्मोनरी टीबी की बात हुई, दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में मेन टीबी होती है जो लंग्स के बाहर प्लूरा होती है जिसमें पानी भर जाता है, उसे हम बोलते हैं टीबी प्लूरेसी। उसको डायग्नोस करने के लिए हम कई बार पानी की जांच करते हैं, निडल लेकर के पानी इकट्ठा करते हैं निडल के अंदर, उसको लैब में भेज देते हैं। इस प्रोसीजर को हम थोरासेंटेसिस बोलते हैं। तो उसके अंदर कुछ जांचें होती हैं, जैसे प्रोटीन टेस्ट करते हैं हम, उसके सेल काउंट टेस्ट करते हैं, ADA टेस्ट करते हैं, तो हमें टीबी के बारे में पता चलता है कि हाँ जो टीबी है वो टीबी प्लूरेसी है। अगर उससे भी ना पता चले तो एक थोरेकोस्कोपी नाम का टेस्ट होता है। डायरेक्ट हम लंग्स के बाहर से होल करके दूरबीन से उसका जो है लंग्स के जो प्लूरा होती है बाहर कवरिंग होती है उसकी बायोप्सी ले लेते हैं, उसको लैब में भेज देते हैं। उसमें ग्रेनुलोमा नाम का स्ट्रक्चर होता है, जो राउंडेड फ्लावर लाइक अरेंजमेंट होता है सेल्स का, उसे हम ग्रेनुलोमा बोलते हैं। तो वो ग्रेनुलोमा दिख जाता है तो हमारा टीबी का डायग्नोसिस 100% कंफर्म हो जाता है अगर बायोप्सी में दिखता है तो। फिर अगले आते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के अदर टाइप्स भी होते हैं। पहली मैंने बताई पल्मोनरी टीबी, फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में टीबी प्लूरेसी। दूसरी होती है एब्डोमिनल टीबी, पेट की टीबी। अगर पेट की टीबी के लक्षण हैं किसी पेशेंट को तो हम उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में भी नहीं पता चलती है तो सीटी स्कैन के माध्यम से पेट की टीबी को मालूम किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का टाइप आता है लिम्फ नोड टीबी, जो गांठों की टीबी होती है, जैसे नेक रीजन में गांठें हो जाती हैं, आर्म पिट में हो जाती हैं, तो उसका हम FNAC टेस्ट लेते हैं। निडल से उसका हम एक सैंपल इकट्ठा कर लेते हैं, स्लाइड पे लगा करके उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसमें भी ग्रेनुलोमा दिखते हैं। तो अगर ग्रेनुलोमा दिख रहे हैं या एसिड फास्ट बेसिलाई का स्टेन पॉजिटिव आ रहा है, जीन एक्सपर्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये लिम्फ नोड की टीबी है। इसके बाद जो हमारी जेनेटो यूरिनरी टीबी होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट की या जेनेटल एरिया की जो टीबी होती है, उसमें हम जैसे जो यूरिन का सैंपल होता है उसमें भी हम जीन एक्सपर्ट या एसिड फास्ट बेसिलाई यूरिन में भी कर सकते हैं, तो हमारी यूरिनरी टीबी कंफर्म हो जाती है। जेनेटल टीबी अगर किसी पेशेंट को सस्पेक्टेड है, इनफर्टिलिटी के साथ में प्रेजेंट कर रही है, तो हम डायरेक्टली टीबी की दवाइयाँ भी शुरू कर सकते हैं। या हिस्ट्रोस्कोपी होती है, यूट्रस से जो हम दूरबीन से जाकर के सैंपल यूट्रस में से लेते हैं, उसको भी हम टीबी के बैक्टीरिया के लिए भेज सकते हैं, तो जेनेटो यूरिनरी टीबी का डायग्नोसिस भी कंफर्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का टाइप होता है CNS टीबी, ब्रेन की टीबी। ब्रेन की टीबी में जो सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन है, जो एक बारी में पेशेंट को डायग्नोस कर सकता है, वो होता है MRI ब्रेन। और हम फ्लूइड निकालते हैं स्पाइन से, जिसे हम लंबर पंचर एक प्रोसीजर होता है, उसके माध्यम से हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें से पानी निकालते हैं, उसको लंबर पंचर बोलते हैं। वो उस पानी का नाम होता है CSF।
सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उस फ्लूइड के अंदर भी हम कुछ जांचें होती हैं, जैसे प्रोटीन होता है, सेल्स होती है, एडीए होता है, या टीबी के बैक्टीरिया का एएफबी स्टेन वगैरह होते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो टीबी का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी भी टीबी के जो प्रकार हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के प्रकार हैं, वो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। अभी भी बहुत एक लंबी लिस्ट है, लेकिन जितनी मैंने आपको पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी अभी बताई है, 99% टीबी जो है इसी में कवर हो जाती है। एक इम्पोर्टेंट टीबी जो अभी मैंने आपको टीबी का प्रकार बताया, गांठों वाली टीबी, उसमें ये जानना जरूरी है कि दोनों लंग्स के बीच में जो गांठें हो जाती हैं, उसका हम सैंपल कैसे लेते हैं। उसका सैंपल हम लेते हैं ईबस नाम के टेस्ट से, एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड। एंडो मीन्स जो अंदर जाएगा, ब्रोंकल, एंडोब्रोंकियल मतलब ब्रोंकस के अंदर रहता है, और जो गांठें होती हैं यहाँ पे दोनों लंग्स के बीच में, तो ब्रोंकस के टिप पे एक अल्ट्रासाउंड लगा होता है। तो अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है हाँ ये गांठ है, उसमें से निडल निकलती है, उसे हम एफएनएसी बोलते हैं। तो हम एफएनएसी ले लेते हैं गांठों में से, और उसको सेम स्लाइड पे हम स्प्रेड करके उसमें ग्रेनुलोमा देख लेते हैं। तो जो हमारे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का टाइप है मेडिस्टाइनल टीबी, जो गांठें होती हैं दोनों लंग्स के बीच में, जो बहुत कॉमन है, उसका डायग्नोसिस बनता है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिसके घर में भी टीबी का पेशेंट होता है उसको ये सब चीजें बहुत अजीब लगती हैं जब डॉक्टर उनको बताता है। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर में घूमते रहते हैं, और वो एक डॉक्टर की जो बातें हैं दूसरे डॉक्टर से पेशेंट कंफर्म करते रहते हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं काफी हद तक कि ये किस प्रकार की टीबी है। तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ट्रीटमेंट के बारे में, टीबी का ट्रीटमेंट। क्योंकि टीबी के ट्रीटमेंट में बहुत नई नई मोडेलिटीज आ गई हैं, तो कंफ्यूजन है चारों तरफ कि जो बेडाक्विलिन ड्रग आई है कब देनी है कब नहीं देनी है। टीबी की जो पहले कैटेगरी होती थी 1, 2, 3, वो भी खत्म हो गई हैं। तो मैं आपको लेटेस्ट ट्रीटमेंट बताता हूँ कि अभी क्या सबसे लेटेस्ट टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर किसी भी पेशेंट को टीबी होती है पल्मोनरी वाली, तो उसका ट्रीटमेंट है 6 महीनों का। 6 महीने में हम उसको 4 ड्रग देते हैं, 4 दवाइयां देते हैं 6 महीने के लिए, अगर पल्मोनरी टीबी है। उन दवाइयों के नाम है रेफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, कोम्बुटॉल एंड पायरेजिनामाइड। इसमें 3 दवाइयां हैं, वो शुरू में हम 2 से 3 महीने के लिए देते हैं, और बाद में 4 महीने के लिए जो 3 दवाइयां हैं वो दी जाती हैं। 4 दवाइयां शुरू में देते हैं 2 से 3 महीने के लिए, फिर 3 दवाइयां एंड में देते हैं 4 महीने के लिए। तो जो पहला फेज होता है उसे इंटेंसिव फेज बोलते हैं, दूसरे फेज को हम कंटिन्यूएशन फेज बोलते हैं। इसके बाद जो हमारी अदर ऑर्गन्स की टीबी होती है, जैसे टीबी वाला जो पानी होता है जिसे हम टीबी प्लूरेसी बोलते हैं, या एब्डोमिनल टीबी है, या गांठों की टीबी है, या ब्रेन की टीबी है, फिर स्पाइन की भी टीबी होती है। इन सब में दवाइयाँ लंबे समय तक चलती है, यानी कि 8 महीने से लेकर के 15 महीने तक की दवाई चलती है। मोटी मोटी बात यह है कि जो ऑर्गन जितना हार्ड होता है, जितना हार्ड स्ट्रक्चर है, टीबी की दवाइयाँ उतने लंबे समय तक देनी पड़ती हैं। जैसे स्पाइन टीबी होती है, बोन टीबी होती है, हड्डियों की टीबी जिसमें हड्डियों में दर्द भी होता है, उसमें दवाइयाँ कभी कभी 18 से 24 महीने तक भी टीबी की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, क्योंकि बोन सबसे ज़्यादा हार्ड है और लंग सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है। इसलिए हम 6 महीने तक टीबी की दवाइयाँ लंग्स टीबी में देते हैं। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होती है, जैसे गांठों वाली हो गई, टीबी का पानी हो गया, पेट की टीबी हो गई, ब्रेन की हो गई, या स्पाइन की टीबी हो गई, उसमें हम 18 से लगभग 2 साल तक या 18 महीने तक टीबी की दवाइयाँ देते हैं। तो आप इसकी इतनी डिटेल में मत पढ़िए, जो भी आपके टीबी के फिजिशियन हैं वो आपको बताएंगे कि कितने महीने तक टीबी की दवाई कंटिन्यू करनी है और कब बंद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एमडीआर टीबी। एमडीआर टीबी क्या होती है कि जैसे किसी पेशेंट को टीबी हुई, हमने उसको कैटेगरी 1 चला दी, फिर दोबारा टीबी हुई, तो पहले दोबारा टीबी होती थी हम स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम के इंजेक्शन लगाते थे। वो इंजेक्शन अभी हम फिलहाल नहीं लगा रहे हैं। हम जो कैटेगरी 1 में ट्रीटमेंट देते थे वही कैटेगरी 2 में दे रहे हैं। बस कैटेगरी 1 में 6 महीने का ट्रीटमेंट था, कैटेगरी 2 में हम 8 से 9 महीने का ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट सेम है, दवाइयाँ सेम है। अगर किसी पेशेंट को एमडीआर टीबी है तो पहली बात तो टीबी की दवाइयों से बिल्कुल ठीक ही नहीं होगा कई महीनों तक। तो ये जानना जरूरी है कि जैसे कोई पेशेंट आ रहा है, पेशेंट कहते हैं कि 1 महीना हो गया दवाई लेते हुए, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, 2 महीने हो गए बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, तो कहीं हमें एमडीआर की टीबी तो नहीं है। तो लगभग 2 से 3 महीने तक वेट करना है रिस्पॉन्स आने में, क्योंकि रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है। जो टीबी डिजीज है वो क्रोनिक डिजीज है, बहुत स्लो डिजीज है, इसमें दवाइयों से फर्क पड़ने में समय लगता है। तो आपको पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है इसके इलाज की। तो अगर 3 महीने तक भी फर्क नहीं पड़ रहा है टीबी की दवाइयों से, तो आप अपने टीबी फिजिशियन को दिखाइए। तो एमडीआर टीबी के लिए जांच करेंगे,
अब एमडीआर टीबी के लिए कोई अलग से कोई सैंपल नहीं है, टेस्ट अलग से है। सैंपल वही सारे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, टेस्ट अलग से है, जिसे हम जीन एक्सपर्ट टीबी बोलते हैं या सीबी नेट बोलते हैं या ट्रू नेट बोलते हैं या एएफपी कल्चर होता है, कल्चर नाम का टेस्ट होता है, जिसमें हम ड्रग की सेंसिटिविटी भी बाद में टेस्ट कर सकते हैं कि ये दवाइयाँ काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो फिर अगर इस तरीके से आ रहा है कि ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है टीबी का, अगर वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं तो हम उसे एमडीआर टीबी बोल देते हैं। प्राइमरी दवाइयाँ काम कर रही हैं ये 4 दवाइयाँ तो नॉर्मल टीबी है, उसमें नॉर्मल टीबी में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, और अगर ये दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं तो उसे हम एमडीआर टीबी बोलते हैं, मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। उसमें एक अभी नई दवाई आई है जिसे बोलते हैं बिडाकुलिन। तो बिडाकुलिन नाम की दवाई से क्या है कि टीबी की जो दवाइयाँ एमडीआर में चलती थी, पहले 7 दवाइयाँ चलती थी, इंजेक्शन चलते थे 24 महीने के लिए, वो ट्रीटमेंट कट शॉर्ट हो गया, क्योंकि बिडाकुलिन नाम की दवाई जो है वो खाने की होती है, हफ्ते में 3 दिन लेनी होती है और 18 महीने तक का ही ट्रीटमेंट है। और टीबी की ज़्यादा दवाइयाँ इसमें नहीं लेनी होती, पहले तो 7 दवाइयाँ लेनी होती थी, अभी 5 दवाइयाँ लेनी होती है। लेकिन जो बिडाकुलिन है अभी खाली गवर्नमेंट सप्लाई में आ रही है, प्राइवेट में नहीं आ रही है। तो जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं टीबी के, वो सारे एमडीआर टीबी के पेशेंट गवर्नमेंट में ही रेफर कर रहे हैं बिडाकुलिन के लिए। लेकिन बिडाकुलिन नाम की भी दवाई अभी सभी मरीजों को नहीं मिल पा रही है। तो बेटर तो ये है कि अगर एमडीआर टीबी है तो आप किसी टीबी डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट सेंटर में जाइए और वहाँ पे आप बिडाकुलिन नाम की दवाई अगर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया टीबी के बारे में, एमडीआर टीबी के बारे में, इसके सिम्टम्स बताए, डायग्नोसिस बताई, इन्वेस्टिगेशंस बताए और ट्रीटमेंट बताया। अब आते हैं कि ये टीबी होती क्यों है, इसके प्रिवेंशन के बारे में। जनरली जो पेशेंट होते हैं वो इस तरीके से कहते हैं कि उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो रूटीन है, वो बहुत डिस्टर्ब है 1-2 महीने से। जैसे ऑफिस का प्रेशर है, टेंशन है, स्ट्रेस है, और वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, फिर स्मोकिंग भी है, स्मोकर भी हैं, ड्रिंकर भी हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो पेशेंट कैंसर के होते हैं, जो लंबे समय से स्टेरॉइड की दवाइयों पे हैं या आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, ऐसे लोगों में इम्यूनिटी वीक रहती है, तो ऐसे पेशेंट को टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। या ऐसे पेशेंट हैं जो फास्टिंग पे चल रहे हैं, जो सुबह जिनकी हैबिट ही है कि वो ब्रेकफास्ट ही 1 बजे 2 बजे करते हैं, लाइफ स्टाइल रूटीन पूरा डिस्टर्ब है, बाहर के जंक फूड खाते हैं, फिर फ्रेंड सर्कल भी अच्छा नहीं है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग की हैबिट है। तो ये सारी अगर चीज़ें हैं तो इनको आपने हटाना है ताकि आपको टीबी ना हो सके। तो आई होप फ्रेंड्स, मैंने आज काफ़ी डिटेल में टीबी के बारे में समझाया है। तो जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं आज वो बहुत खुश होंगे ये वीडियो देख करके, जब भी उनको मिलेगी कि डॉक्टर साहब ने कितनी जानकारी हमको टीबी के बारे में दी है, क्योंकि इतनी जानकारी क्लिनिक पे देना जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये वीडियो जो भी देखेगा, जिसको टीबी नहीं भी है वो भी देखेगा, वो भी टीबी को बचा सकता है, अपने आप को होने से अपनी फैमिली को बचा सकता है और एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है, और मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।